नमस्कार दोस्तों, 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। तो आइए देखते हैं कि आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हैं। ये करंट अफेयर्स मैं आपको बार बार बताता हूं कि आपको ना बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आपका और हिंदुस्तान टाइम्स हो गया या इकोनॉमिक टाइम्स। ठीक है, इसके साथ साथ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ना इंडिया का, जो गवर्नमेंट की साइट है, यहां से सारे करंट अफेयर्स तैयार किए जाते हैं। जितने भी आपके एग्जाम्स गवर्नमेंट होते हैं ना, उन सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी गवर्नमेंट, आप इसको यहां से डेली का ये संस्करण देख सकते हैं। और जो लोग डेली का संस्करण देख रहे हैं ना, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में आपका शुक्रिया इसलिए करूंगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना और आप यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे कि सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, उस दिन मेरा जो पढ़ाना है ना वो सफल हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहले प्रश्न के साथ। अच्छा, इसकी पीडीएफ ना आप टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पीएम यशस्वी योजना लागू की है? ए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, या फिर डी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के जो मामले है ना, इस मंत्रालय ने अभी हाल ही में इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म हम यहां देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वाइब्रेंट इंडिया अभी जो समिट हुआ था ना, वाइब्रेंट इंडिया समिट, उसमें ना पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था। किस लिए भाई? तो सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है, ये देखिए किस लिए किया गया था। इसका उद्देश्य है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी और डीनोटिफाइड ट्राइब्स के छात्रों को वित्तीय सहायता और शैक्षिक सहायता प्रदान करना। देखिए दो प्रश्न आपके यहां तैयार हो गए। पहला, इसको किसने लॉन्च किया? तो आ गया आपका सामाजिक और न्याय आधिकारिक मंत्रालय। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ईबीसी और डीनोटिफाइड ट्राइब्स को वित्तीय सहायता और शैक्षिक सहायता देना। ठीक है, इसने 2021-22 से शुरू होने वाले ईबीसी और डीनोटिफाइड के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक, मतलब 10वीं के बाद, और प्री पोस्ट मैट्रिक उससे पहले की स्कॉलरशिप जैसे दो ये योजनाएं थी, इनको क्या किया? मर्ज कर दिया है। मर्ज का मतलब भाई मिला दिया है। क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यह योजना कक्षा 9वीं से माध्यमिक अध्ययन के बाद एक छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। मतलब जैसे आप 9वीं पास करेंगे ना और माध्यमिक स्तर तक जाएंगे तो आपको छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, इससे होगा क्या छात्रवृत्ति से? भैया जो लोग ना समाज में अभी निचले वर्ग के लोग हैं ना, निचले वर्ग, जो आपके निचले वर्ग हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे जब वित्तीय सहायता दी जाएगी तो उनको सशक्त बनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड? भाई विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है ना, पोलियो ऐसा रोग है जिससे अगर बच्चे में जन्म के साथ साथ ही ना, जैसे बच्चा होता है, अगर उसको कहते हैं ना कि डोज ना दी जाए पोलियो की एक सही जिसे कहते हैं टाइम पे, तो कहीं ना कहीं शरीर का कोई ना कोई पार्ट जो अंग होता है ना वो ठीक से विकसित नहीं कर पाता। इसे कहते हैं पोलियो। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ए 26 अक्टूबर, बी 24 अक्टूबर, या सी 20 अक्टूबर, या डी 28 अक्टूबर। तो ध्यान रखिए, प्रति वर्ष यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 24 अक्टूबर को, यह ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है पोलियो माइटलाइटिस के खिलाफ लड़ाई के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अब ये क्या है पोलियो माइटलाइटिस? भैया पोलियो को ना इस नाम से, इसका जो जिसे जेनरिक नेम यही है, ये ध्यान रखिएगा। इस दिन की स्थापना रोटरी इंटरनेशनल डॉक्टर जोनस स्लाक के सम्मान में की गई थी। ये कौन है? इन्होंने पोलियो का जो होता है ना वैक्सीन, उसकी खोज की थी। ध्यान रखिए, इन्होंने पहला सफल पोलियो वैक्सीन विकसित किया था। ठीक है, क्या है? जोनास साल्क। ध्यान रखिएगा, किसकी वजह से होता है पोलियो? आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न दे रहा हूं, पोलियो क्यों होता है? पोलियो क्यों होता है? भाई वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल है, ये बताओ। वायरस है या बैक्टीरिया है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, साथ साथ में यह ध्यान रखिएगा कि यह दिन 1988 में स्थापित ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल द्वारा चले गए प्रयासों को उजागर करने का कार्य करता है। ठीक है, इस पहल से दुनिया भर में पोलियो के मामलों में 99% की कमी आई है। आपको पता है पूरे विश्व में पोलियो सिर्फ दो ही देशों में बचा है,
एक अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान। अफगानिस्तान में खत्म हो जाता, लेकिन जब तालिबान ने इस पर कब्जा किया ना, तो उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम बंद कर दिए। और पाकिस्तान ने अपने आप को डिक्लेयर तो किया था, लेकिन अभी हाल ही में 2-3 केस यहाँ मिल गए हैं, जिसकी वजह से ना इसको फिर से इसमें लिस्ट गया। अच्छा, एक प्रश्न आप बताइए, दूसरा आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, इंडिया कब पोलियो फ्री डिक्लेयर हुआ? इंडिया कब हुआ, कब, ये आप बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले ना अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, साथ साथ में इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस, 3 अक्टूबर को जर्मन यूनिटी डे। ठीक है, आपको पता है जर्मनी को 2 पार्ट में बांटा गया था, है ना, तो नॉर्थ एंड साउथ। उसी को जब उसकी वॉल को गिरा गया था तो इसे यूनिफाई किया गया था। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल प्लासी दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस अर्थराइटिस, 13 अक्टूबर को कैंसर जागरूकता दिवस, 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे। किसके लिए मनाते हैं भैया? कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए प्रश्न आ सकता है, वर्ल्ड स्टूडेंट डे क्यों मनाया जाता है? तो ढंग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो कंट्रीब्यूशन है ना, उसके लिए। ठीक है, वही है 17 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? अभिधम्म दिवस। अभिधम्म क्या था? अभिधम्म आपको धम्म, धम्म का प्रचार कौन? बुद्ध से है। ठीक है, बुद्ध, बुद्ध की स्पेलिंग BUDDH। और 20 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस। अगला प्रश्न है, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए DY चंद्रचूड़, बी R वेंकटरमणी, सी संजीव खन्ना या डी गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए इसका सही उत्तर है सी, संजीव खन्ना को भी हाल ही में इस पद पे नियुक्त किया गया है। वही DY चंद्रचूड़ ना हमारे 50वें, ठीक है, 50th, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके साथ R वेंकटरमणी है, तो यह है क्या है? हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI है। ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। ठीक है, CAG का आर्टिकल कौन सा है? CAG का आर्टिकल कौन सा है? 280। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से यही है। AGI का कौन सा है? 76, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। इस संविधान के ना भाग 5वें अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, अधिकार और प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत का एक मुख्य न्यायाधीश CJI और अधिकतम 7 अतिरिक्त न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, जब तक कि संसद एक कानून के माध्यम से उच्च संख्या निर्धारित न करे। अभी हाल ही में वर्तमान में ना संसद ने इनकी पूरी संख्या 33 कर दी है। ठीक है, मौजूदा जो जज 34 हैं, अभी 33 हैं इसमें नियुक्त हो रखे हैं, जिसमें से 32 तो इसमें क्या है टोटल, ध्यान रखिएगा, टोटल के 32 क्या है इसमें? आपके जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट जज और एक CJI। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे लिखा आता है। वही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कई बार प्रश्न आ चुका है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ये ध्यान रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाती है जिन्हें वह आवश्यकता समझते हैं। अधिकतम संभव न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34, मैंने आपको बता दिया ना। भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, 65 वर्ष तक अपना काम कर सकते हैं, उसके बाद इनको क्या रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है, रिजाइन। देखिए बहुत सारी चीजें इंग्लिश में आसान है, बहुत सारी हिंदी में। सेवानिवृत्त अगर मैं किसी से बोलूंगा नहीं समझ पाएगा, जिसको बहुत अच्छी हिंदी भी होगी। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे जो स्टूडेंट ऐसे हैं, कहीं कहीं ना आप इंग्लिश का यूज करो, जैसे कि भैया 65 साल की उम्र में रिजाइन। सेवानिवृत्त बेवजह आप इतना सारा इस पर फोकस डाल रहे हो वर्ड पे, कहीं पूछा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न हमारा है आज का कि हाल ही में एनवीडिया ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किस भारतीय फर्म के साथ साझेदारी की है? अच्छा, एनवीडिया क्या है? एनवीडिया आपको बता भी कुछ दिन पहले ना वर्ल्ड की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई थी, वर्ल्ड की। और कहां की कंपनी है? USA की। एनवीडिया कहां की कंपनी है? USA, आपको पता है ना। तो इन्हें किससे किया है? इन्फोसिस, विप्रो, रिलायंस या फिर टाटा। तो इन्होंने ध्यान रखिएगा रिलायंस से किया है। ठीक है, किससे? रिलायंस। मुकेश अंबानी की जो कंपनी है ना,
इससे यूएसए की कंपनी जो एनवीडिया है, जो कि बहुत बड़ी क्या चिप मेकर कंपनी है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने डेवलप करने के लिए क्या है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में, जो कि बहुत बड़ा अपने आप में एक कार्य है। तो यह है एनवीडिया और ये आपका रिलायंस। ठीक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ना भारत में एआई बुनियादी ढांचे का स्थापित करने के लिए अमेरिकी चिप मेकर एनवीडिया के साथ मिलकर काम किया है, जिसकी घोषणा कब हुई थी? मुंबई में। कहां हुई थी? मुंबई में। एनवीडिया एआई समिट 2024 के दौरान। कहा, प्रश्न ये भी आ सकता है कि एनवीडिया एआई समिट कहां हुआ था? मुंबई। ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा, एनवीडिया के सीईओ कौन है? प्रश्न आ सकता है। तो कौन है? जेनसेन हुआंग। कौन है? जेनसेन हुआंग। याद कर लीजिएगा, जेनसेन हुआंग। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और एनवीडिया लगा देते हैं कंपनी कहाँ की है, ये लगा देते हैं कोरियन कंपनी। कोरियन नहीं है, यूएसए की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ साथ एआई आधारित सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन, प्रश्न आ सकता है, कहां पूछा गया था भाई? तो ध्यान रखिए, यूके के ब्लेचले 2023 में हुआ था पहला। कौन सा? पहला। एआई सुरक्षा पर दूसरा जब पूछा जाएगा तो 2024 में हुआ। कहां पर हुआ भाई? सियोल, दक्षिण कोरिया। ठीक है। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवाद किया था? उसका नाम था ऐप का भाषण लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने भी एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद का उपकरण लॉन्च किया है सुवास नाम से। ठीक है। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया है कृत्रिम नाम से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया था? इसका नाम था टोपाज। किसने? इन्फोसिस। ओपन एआई किसने बनाया? चैट जीपीटी। जीपीटी की फुल फॉर्म पूछ जाती है कई बार, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। रशिया का एआई का नाम है गीगा चैट। किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित ऐप लॉन्च की गई है? अनुवादिनी। ये भारत ने की है। किसने? भारत ने। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। भारत की पहली एआई सिटी कौन सी बनेगी? उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश कहां है? उत्तर प्रदेश की ये राजधानी है। देश का पहला एआई रोबोटिक्स पार्क कहां है? आर्ट पार्क नाम है इसका। क्या नाम है? आर्ट पार्क। भाई बेंगलुरु है। बेंगलुरु कहां? कर्नाटक। कई बार अगर पूछा जाएगा राज्य तो कर्नाटक। रिलायंस ना हनुमान नाम से एक चैटबॉट लॉन्च करेगा। ठीक है। भारत का पहला एआई स्कूल कौन सा है? भाई तिरुवनंतपुरम में है, शांतिगिरी विद्या भवन। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया। क्या नाम है इसका? इंद्रजाल। ठीक है। एआई गॉडफादर किसको कहते हैं? जेफरी हिंटन। इनको ना इस साल का जो फिजिक्स का है, ठीक है, फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का नोबेल प्राइज। ये ध्यान रखिएगा। किस यूटी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? जम्मू एंड कश्मीर। देखिए यूनियन टेरिटरी है अभी भी, ध्यान रखिए, यूनियन टेरिटरी। ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम मैंने कुछ दिन पहले, तो ध्यान रखिएगा, कौन है यहाँ के सीएम? आप कमेंट में अब्दुल्ला, मैं बता रहा हूं, अब्दुल्ला। ठीक है। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? डेविन। ठीक, किसने बनाया है? कॉग्निशन कंपनी ने। देखिए इनको आप बिल्कुल एग्जाम की दृष्टिकोण से ना एकदम रट लो। ठीक है, रट लो। और इनको क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ली। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, देखो सिंगापुर और भारत, देखो द्विपक्षीय क्या है? अभ्यास है। इसका 31वां संस्करण अभी कहां आयोजित किया गया है? प्रश्न ये। ए बंगाल की खाड़ी में, बी अरेबियन सी में, सी विशाखापट्टनम में, या डी अंडमान सागर। इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा सी, विशाखापट्टनम में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। 4-5 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। पूछे 31वां संस्करण था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिम्बेक्स का। तो सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बायो बाइट एक्सरसाइज, जिसका नाम है सिम्बेक्स का 31वां संस्करण 23 से 29 अक्टूबर 2024 से विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा चल रहा है। ये ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी एक्सरसाइज है ना उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जितने भी सैन्य एक्सरसाइज हैं, तो धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होती है इस साल जापान में। सारी 2024 की लिस्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हर सेशन में अपडेट होती है। ठीक है, ये अपडेटेड है, हर सेशन में होती है, ध्यान रखिएगा। 10 तिलक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है, उज्बेकिस्तान में हुई थी। सागर कवच सेकंड एडिशन था, सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियां भाग लेती हैं, लक्षद्वीप में आयोजित किया गया था। काइजिंग सहयोग इंडिया और जापान के बीच में होती है, चेन्नई में हुआ था। डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में होती है, राजस्थान में हुआ था। अयुथाया एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है,
साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है। खंजर, देखिए खंजर मार देंगे, किर्गिस्तान, इंडिया और किर्गिस्तान इस साल 2024 का कहां हुआ था? 2024 का हिमाचल प्रदेश के बखोल में, ठीक है। स्टेट फास्ट डिफेंडर 2024 नाटो, नाटो को इसको ऑर्गेनाइज करवाती है तकरीबन 36 कंट्रीज। कितनी? 36 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में होती है, अरेबियन सी में हुई थी। वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित की जाती है, पोखरण में हुई थी, राजस्थान। सदा तंसी के अभ्यास इंडिया और सऊदी अरेबिया राजस्थान में हुई थी। मिलान एक्सरसाइज, कई बार प्रश्न आ जाता है, मिलान इंडियन नेवल फोर्सेस के द्वारा आयोजित की गई थी, विशाखापट्टनम इस साल हुई थी। गरुण जो है ना एक्सरसाइज फ्रांस और इंडिया के बीच में आयोजित की जाती है, ठीक है। वहीं वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास यूएसए और इंडिया के बीच में होती है। तो इसके कई संस्करण हो चुके हैं, इस साल ये इंडिया में आयोजित की गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज फर्स्ट ग्लोबल एयर एक्सरसाइज थी, इंडिया में आयोजित की गई थी। मित्र शक्ति श्रीलंका और इंडिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंडिया। वहीं दोस्ती एक्सरसाइज इंडिया मालदीव श्रीलंका तीनों के बीच में मालदीव में हुई थी 2024 की, ठीक है। लिमिटेड एक्सरसाइज इंडिया और सिचिलीज में हुई थी। कटलस एक्सरसाइज आईएनएस तीर ने पार्टिसिपेट किया था, 16 कंट्रीज टोटल पार्टिसिपेट करती हैं, पोर्ट विक्टोरिया सिचिलीज में वहां हुई थी। वहीं समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, विशाखापट्टनम में हुई थी। सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज इंडिया यूएसए के बीच में होती है, पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज यूएसए इंडिया के बीच में होती है, ईस्ट ऑफ कोस्ट ऑफ इंडिया के बीच में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वही गगन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित की जाती है। अच्छा, कुछ हमारे घरेलू एक्सरसाइज हैं। गांडी विजय सेना करती है, पश्चिम लहर नौसेना, वायु शक्ति वायुसेना, विजय प्रहार सेना द्वारा, ठीक है, सेना द्वारा दो है, गांडीव और विजय, ठीक है। इसी के साथ ये वाले ना जितनी एक्सरसाइज है यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में ई कोलाई जीवाणु रोग का प्रकोप हुआ? मतलब भाई अभी हाल ही में ना ई कोली जो बैक्टीरिया है ये बहुत तेजी से आउटब्रेक हुआ इसका, किस देश में? ए यूएसए, बी युगांडा, सी रूस या डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर ध्यान रखिए ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में ई कोली का प्रकोप देखा गया है। अच्छा, ये ई कोली होती क्या है? तो यह एक बैक्टीरियल डिजीज है जो क्या कहता है पेट से संबंधित चीजों से होता है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में दूषित भोजन से जुड़े ई कोलाई प्रकोप का सामना कर रहा है। तो ई कोलाई या एक्सेरिया कोलाई जीवाणु है जो मनुष्य के जानवरों की आंतों को क्षतिग्रस्त करता है, ये ध्यान रखिएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब कि जो इसमें आपके आंत होती है ना उनमें ये लक्षण पाया जाता है, जैसे पानी के दस्त हो जाते हैं या पेट दर्द या ऐंठन, ऐसा होता है प्रतीक। अच्छा, कुलाई को विभिन्न माध्यमों से अनुबंधित किया जाता है, जैसे किससे होते हैं? दूषित भोजन, दूषित पानी या खराब स्वच्छता, ये ध्यान रखिएगा। मतलब लोग ना सफाई पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, सफाई पे ध्यान नहीं देते, उसी के कारण ये फैलता है। अच्छा, यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? यूएसए के प्रेसिडेंट है यानी कि जो बाइडेन, ठीक है, जो बाइडेन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा संगठन असम में 500 मेगावाट और संयंत्र विकसित करने में योगदान देगा? तो भाई सौर संयंत्र मतलब सोलर प्लांट लगेगा, कहां पे? सोलर प्लांट हो रही है बात कि 500 मेगावाट का सोलर प्लांट लगेगा, ये आपका असम में। तो इसमें कौन सी बैंक इसमें योगदान देगी? एडीबी, ब्रिक्स बैंक, वर्ल्ड बैंक या एनडीबी? तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है ए, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो असम के कार्बी आंगलोंग यहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 500 मेगावाट क्षमता के साथ ग्रेड से जुड़े और सौर फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं जिससे ना सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो सुविधा का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है, यह प्रश्न ध्यान रखिएगा। एडीबी की कहां है? मनीला फिलीपींस में। कितने देश सदस्य हैं? 68 देश, ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उससे पहले यह ध्यान रखिए असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य और चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत बिश्व शर्मा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया? ए गोवा, बी कुरुक्षेत्र, सी नई दिल्ली या डी वाराणसी?
इसका संयुक्त ध्यान के बी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र वह राजधानी है जहां महाभारत युद्ध हुआ था। ठीक है, याद है आपको महाभारत। और यह वही रणभूमि है जहां पे श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया है ना, आपको पता ही होगा। और यही कुरुक्षेत्र वो भी है जहां पानीपत के युद्ध भी लिए गए थे। ठीक है, कुरुक्षेत्र। तो इसकी कहते हैं कि जो जमीन है ना, अभी भी उसमें लाल कलर की मिट्टी है क्योंकि खून से संगी। खैर ये तो बातें हैं। आइए इसके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट इसके पॉइंट दें। तो यह एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक यह आयोजित किया जाएगा। कहां पे? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ना, भारत की जो विरासत है, आध्यात्मिकता है, सांस्कृतिक के भव्य, उसको प्रदर्शित करना। 2016 के बाद में इस कार्यक्रम में विश्व स्तर पर विस्तार किया है, भगवत गीता के संदेश को फैलाया है और हरियाणा की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाया है। ये ध्यान। अच्छा, हरियाणा के सीएम कौन है? नायाब सिंह सैनी। ध्यान रखिएगा, कौन है? नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह। ठीक है, इतना याद रखेंगे तब भी चलेगा, इतना तो आप करेंगे, नायाब सिंह। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विशालकाय सैल्मन कार्प की वर्तमान आयुषन स्थिति क्या है, जिसे हाल ही में मेकांग नदी में देखा गया। तो कई बार ये प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि जिनको देखो एक्सटेंट हो जाते हैं ना, अगर वो दोबारा पाए जाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रश्न को डाला गया है। तो इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, ए, क्रिटिकली एंडेंजर, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। ठीक है, तो अभी हाल ही फिलहाल में क्या कि विलुप्त मान इनको मान चुके थे भैया, खत्म हो चुके हैं। तो विशालकाय सैल्मन कार्प हाल ही के वर्षों में मेकांग रिवर है ना, मेकांग कहां पर है? जो आपका ये भारत का जो नक्शा है ना, यहाँ वाला। ठीक है, तो इसमें म्यांमार को जो जा रहा है ना, म्यांमार से होते हुए लाओस, यहां पर ये नदी बहती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यह उत्तरी कंबोडिया, लाओस और थाईलैंड में पाया जाता है और एक अत्यधिक मछली पकड़ने और निवास स्थान के नुकसान के कारण इसकी आबादी में 90% से अधिक की कमी गिरावट देखी गई है। आयुषन के अनुसार मछली गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। ये ध्यान रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO रिपोर्ट जारी की? ए, IMF, बी, वर्ल्ड बैंक, सी, यूनेप या डी, संयुक्त राष्ट्र। इसका सही उत्तर है क्या? ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको प्रतिवर्ष 2 बार जारी करता है। ठीक है, 2 बार ईयर में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट की हम बात करें तो IMF क्या है ये जान लीजिए। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, एंकरेज करता है इंटरनेशनल ट्रेड और गरीबी को कम करने के लिए। वहीं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम पॉइंट की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अक्टूबर 2024 में विश्व आर्थिक आउटलुक वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी की। 2024-2025 में वैश्विक विकास 3.2% पर स्थित रहने का अनुमान है। ये ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है ना, IMF द्वारा 2 वर्षीय रूप से प्रकाशित किया जाता है, मतलब 2 बार। ठीक है, जो 119 सदस्य देश है ना, उनकी GDP वृद्धि, मुद्रास्फीति और आर्थिक पर अनुमान प्रदान करता है। भाई अनुमान ही दे सकता है ना, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। और वहां महामारी के बाद की मांग में कमी होने के कारण तो इन्होंने GDP की जो पहले हमारे 2024 में 7% रहने की उम्मीद है ना, उसको 2025 में इन्होंने 5% घटा दी है कि हमारी जो GDP हो ना, GDP क्या होती है आपको पता है? कि हमारे देश में एक साल के अंदर कितना जो मूल्य है ना सभी चीजों का, गुड्स एंड सर्विसेज का, उनका जो पूरा मूल्य होता है उसको GDP कहते हैं। कि हमारे देश में कितना सारा उपजाऊ हुआ, क्या गुड्स एंड क्या सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार क्या रहेगी? 5%। अच्छा, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गीता गोपीनाथ, ये भारत की है। फाउंड कब हुआ था? 1 जुलाई 1944 को। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए संस्करण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।